हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत विद्रुप एवं विद्युत विद्रुप आघूर्ण। विद्युत विद्रुप क्या होता है कि एक आपके पास धनावेश है और एक आपके पास ऋणावेश है। दोनों का परिमाण कैसा है? बिल्कुल समान है। और इन दोनों आवेशों को अगर हम अत्यल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर स्थित कर दें तो इन दोनों आवेशों का जो समूह है वो समूह कहलाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव। तो एक आपके पास मान लेते हैं ये धनावेश है और ये आपके पास ऋण आवेश। दो आवेश हो गए, दोनों आवेशों का परिमाण कैसा है? समान। मैं प्लस वाले पर बता देता हूं आपको, प्लस क्यू है और इस पर है आपका माइनस। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कैसी है? बहुत अल्प दूरी है, बहुत सीमित दूरी है। मैं इस दूरी को डिनोट कर लेता हूं 2L। तो ये जो समूह आपको दिख रहा है दो आवेशों का समान परिमाण के और प्रकृति में विपरीत आवेशों का समूह जो अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो विद्युत द्विध्रुव की एक बार यहां पर परिभाषा लिख लेते हैं। परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हो, अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा हो गई अपनी। परिभाषा क्या कहती है कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत दो आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये रेखा आपकी कहलाती है, इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं इसे हम? अक्षीय रेखा। तो ये जो मैं यहां पर आपको बना रहा हूं, ये आपके पास माइनस क्यू आवेश और ये है आपके पास प्लस क्यू आवेश। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है इस रेखा को हम बोलेंगे अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन। और आवेशों के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ये हो गया केंद्र। क्या हो गया? केंद्र हो गया। और इस अक्षीय रेखा के लंबवत और इस केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है, इस रेखा को बोलेंगे हम निरक्षीय रेखा, या फिर इसका दूसरा नाम है विषुवतीय रेखा। कुछ भी बोल सकते हो, निरक्षीय रेखा या विषुवतीय रेखा हम इसे बोलते हैं। अब कोई भी आपके पास ऐसा युग्म है, उस युग्म की प्रबलता क्या होती है उसे हम डिनोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि कोई भी आपका ऐसा युग्म जिसमें समान आवेश के, समान परिमाण के दो आवेश जो कि अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं,
उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वह विद्युत विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फिर से समझ लीजिए कि किसी भी एक आवेश का परिमाण, चाहे प्लस क्यू का ले लीजिए चाहे माइनस क्यू का ले लीजिए, इन दोनों में से किसी का भी एक का परिमाण लेना है और इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी का क्या करना है, उस परिमाण के साथ गुणा करना है। तो जो मान हमें प्राप्त होगा वह विद्युत विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। विद्युत विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं हम पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो विद्युत विध्रुव आघूर्ण की यहां पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है आपको। किसी भी आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य की दूरी किसी भी आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब विद्युत विध्रुव आघूर्ण को डिनोट किससे कर रहे हैं, मैं स्मॉल पी से। और ये जो विद्युत विध्रुव आघूर्ण है वह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, दो आवेश हैं, दोनों आवेशों का परिमाण समान है Q और उनके बीच की दूरी कितनी है 2L। तो यहां पर हम विद्युत विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे, विद्युत विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग होगा P बराबर आवेश का परिमाण इंटू उनके मध्य की बीच की दूरी। अब इसमें अपने को क्या याद रखना है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, लेकिन दूरी या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो विस्थापन है, दोनों आवेशों के बीच का विस्थापन है, विस्थापन सदिश राशि होती है। तो ऋणावेश से धनावेश की ओर विद्युत विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। तो मैं इसको सदिश रूप में भी ऐसे लिख सकता हूं, सदिश रूप वेक्टर P बराबर Q2L वेक्टर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, इसे P से व्यक्त करते हैं, स्मॉल p है कैपिटल P नहीं, इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या है और इसका विमीय सूत्र क्या है। तो विद्युत विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है, सूत्र के अकॉर्डिंग इसका मात्रक बनेगा Q का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक बन गया कूलाम इंटू मीटर, या फिर हम बोलते हैं इसे डिवाइड। क्या लिखेंगे, P का मात्रक कूलाम इंटू मीटर, बहुत याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। P का मात्रक जो है विद्युत विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर, या फिर हम बोलते हैं इसे डिवाई। अब एक डिवाई में कितने कूलाम इंटू मीटर होते हैं, एक डिवाई में 3.3 गुणा 10 की घात माइनस, थोड़ा नीचे चला गया है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, यहां बॉक्स में लिख रहा हूं, एक डिवाई में 3.3 गुणा 10 की घात माइनस 30 कूलाम इंटू मीटर होते हैं, कूलाम इंटू
मीटर। 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलम इंटू मीटर होते हैं 1 डिवाइड। अब इसका विमीय सूत्र आसानी से निकल सकता है। आवेश का विमीय सूत्र होता है A/T और दूरी का मात्रा क्या, दूरी का विमीय सूत्र होता है L। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, T का विमीय सूत्र क्या होगा, m0 L1 T1 A1। बोल के बता रहा हूं आपको, m0 L1 T1 A1 ये इसका क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र आ गया। अब इसकी दिशा मैंने आपको बताई थी, सदिश राशि, तो दिशा कहीं ना कहीं तो होगी। इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं ऊपर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। जैसे ये आपको द्विध्रुव दिखाई दे रहा है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव किधर से किधर की तरफ होगी, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक्चुअली में ये एक विद्युत द्विध्रुव का प्रबलता को डिनोट करती है। जैसे एक आवेश की प्रबलता होती है जिसको डिनोट करते हैं Q से, इसी प्रकार दो आवेशों का जो युग्म है उसकी प्रबलता को डिनोट कर रहे हैं हम Q इंटू 2s। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कोई भी आपका परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान केंद्र होता है और प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, या फिर हम कहते हैं उनको संपाती होता है। इसलिए परमाणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उनका शून्य होता है। इसी प्रकार कोई भी आपका, लेकिन कोई भी आपका अणु है जिसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान केंद्र अलग अलग हैं, यानी कि वो संपाती नहीं है, तो ऐसे अणुओं का अपना कुछ नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ऐसे अणुओं को हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। आगे डिटेल में जब आपको मैं 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा धारता वाला, उसमें ये डिटेल में आएगा, वहां पर इनको डिस्कस करेंगे। तो मैं केवल यहाँ पर आपको हिंट बता रहा हूँ कि ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु क्या होते हैं। ध्रुवीय अणु वे अणु होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपाती नहीं होता, मतलब उनके बीच में बहुत अल्प दूरी होती है। तो ऐसे अणुओं को हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे HCl है, NH3 है, H2O है। ये आपके ऐसे अणु हैं जिनका अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए इन अणुओं को क्या बोलते हैं हम, ध्रुवीय अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसी प्रकार कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर होता है या फिर परस्पर संपाती होता है, तो हम ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, CO हो गया। तो ये कुछ ऐसे आपके अणु हैं जिनको हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो परमाणु होते हैं उनका विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, लेकिन अगर आप उनको किसी परमाणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्थापित कर देते हो तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के जो द्रव्यमान केंद्र हैं वो परस्पर थोड़ी सी उनमें क्या हो जाती है, दूरी आ जाती है। और जैसे दूरी आ जाती है, दूरी आने पर क्या बन जाता है, एक द्विध्रुव बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी परमाणु है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
क्योंकि आपका परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब आप इनको बाह्य क्षेत्र में क्या कर दोगे, स्थापित कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थोड़े से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इनके द्रव्यमान केंद्र थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, जिससे वहां पर क्या बन जाता है, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिनको मैंने अभी आपको बोल के बताया। इसको आप मेरे जो मैंने बोला है उसको आप एक पॉइंट वाइज उनको नोट कर लें। 3 चीजें बताई मैंने। कोई भी परमाणु होता है वो उदासीन होता है, उसके परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो परस्पर संपाती होता है, एक ही बिंदु पर होता है, इसलिए वहां पर कोई भी विद्युत द्विध्रुव नहीं होता। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र परस्पर संपातित नहीं होता। ऐसे अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, जैसे H2O हो गया जल, दूसरा एग्जाम्पल है आपका HCl, तीसरा एग्जाम्पल है आपका अमोनिया NH3, और चौथा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, अर्थात संपाती होता है। ऐसे अणुओं को हम अध्रुवीय अणु कहते हैं, और अध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव नहीं होता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। अध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, H2N2 और O2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लेना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है आपको विद्युत द्विध्रुव का। तो विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए 2 परिस्थितियां आपकी आती हैं। एक तो जो अक्षीय रेखा दिख रही है, इस पर अगर आपका कोई बिंदु है और उस बिंदु पर आप क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं द्विध्रुव की। किसकी? आवेश की नहीं, आवेश की तो निकाल चुके हैं, एकल आवेश की निकाल चुके हैं, बहुल आवेश की निकाल चुके हैं। हमें क्या चाहिए, इस द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए किसी भी बिंदु पर। तो यहाँ पर 2 स्थितियां आपको नजर आ रही हैं, या तो अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु हो या फिर निरक्षीय रेखा पर बिंदु हो। इन दोनों ही स्थितियों में अगर आपका कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपके फाइनल एग्जाम 2021 में जो लगेगा, उसके लिए ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसको ध्यान से समझना है आपको। तो अगला जो टॉपिक आ रहा है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है, -q आवेश और +q। इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाएगी वह क्या कहलाएगी, इसकी अक्षीय रेखा कहलाएगी। ये दोनों आवेशों के मध्य का बिंदु हो गया, इसको डिनोट कर देते हैं O से, और -q आवेश को डिनोट कर देते हैं B बिंदु से, और +q आवेश को डिनोट कर देते हैं A बिंदु। तो जो आपका बिंदु P है, जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, वो इस अक्षीय रेखा पर है। तो अक्षीय रेखा तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, तो वो इनके बीच में भी हो सकती है, या फिर बिंदु आपका इससे इन दोनों से बाहर भी हो सकता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपका जो बिंदु P है वो यहां पर है,
इस जगह का। और मुझे क्या करना है, जिसकी केंद्र O से दूरी जो है वो मान लेता हूं R दूरी, और मुझे केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये आपका द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव की दूरी जानते हो कितनी होती है, 2L होती है। तो OA का मान कितना होगा, L, और OB का भी मान कितना होगा, L, क्योंकि O कैसा है आपका मध्य बिंदु है। तो दोनों आवेशों से हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिंदु P की दूरी निकालते हैं अलग अलग। तो P की दूरी कितनी होगी, तो P की दूरी के लिए क्या करेंगे हम, A बिंदु से दूरी कितनी होगी इसकी, R में से क्या घटा देते हैं, L, तो R माइनस L हो गई। और माइनस Q आवेश की दूरी कितनी होगी, तो देखिए यहां तक तो हो गया आपका R, और उससे आगे कितना है L, तो क्या हो गया R प्लस L। तो ये सारी दूरियां मैंने निकाली। अब बिंदु P पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो दो आपको अलग अलग आवेश दिख रहे हैं, तो दोनों आवेशों के कारण हम क्या करेंगे, अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिख रहा है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, धनावेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव बाहर की ओर होती है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी, बाहर की ओर। ये आपके पास हो गया E1, इसको नोट कर देते हैं E1 वेक्टर। अब माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव अंदर की ओर होती है। तो दिशा किधर की तरफ होगी, P से B की ओर। तो यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, डिनोट कर रहे हैं हम इसको E2 से, और ये हो गया आपका E2 वेक्टर। अब आपको देखो चित्र में दिख रहा है कि E1 की दिशा तो AP की ओर है और E2 की दिशा है PA की ओर। दोनों कैसे हैं, परस्पर विपरीत है। तो एक ही लाइन पर है लेकिन परस्पर विपरीत है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे किसका परिमाण ज्यादा है, और E1 वेक्टर ज्यादा है या E2 वेक्टर ज्यादा है। जो ज्यादा होगा उसमें से हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके इन दोनों को परस्पर घटा देंगे। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर परिमाण बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R। इस पर ये अप्लाई कर देते हैं। तो 1/4πε0 परिमाण कितना है, Q अपॉन दूरी कितनी है, देखिए जरा, प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी दिख रही है आपको, R माइनस L। तो आपके पास क्या मिलेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। और दिशा किस दिशा में दिखाई दे रही है आपको, AP की दिशा में। क्या लिखें, यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ये टर्म, कॉमा लगा करके, AP दिशा। ठीक है। अब ये तो आपने निकाल लिया E1 वेक्टर, अब आपको निकालना है E2 वेक्टर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको डिनोट कर देते हैं हम E2 वेक्टर। परिमाण निकाल रहे हैं 1/4πε0 Q अपॉन दूरी कितनी है, देखिए जरा, माइनस क्यू आवेश से P की दूरी कितनी है, R प्लस L। तो आ जाएगा आपके पास R प्लस L का होल स्क्वायर।
दिशा किस दिशा में निकली है, देखिए बेटा, T से B की ओर, मतलब PB दिशा में। ठीक है, तो ये दिशा की बात हो गई। अब इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। पर कुल निकालना चाहते हैं तो कुल के लिए क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, सभी आवेशों के कारण उनके विद्युत क्षेत्रों के सदिशियों के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया E1 E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब यहाँ पर आपके पास परिमाण है और दिशा में आपने लिख रखा है एपी दिशा में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र सदैव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस आवेश की दूरी जितनी ज्यादा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर देखिए जरा, बीपी दूरी ज्यादा है या एपी दूरी ज्यादा है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि प्लस क्यू आवेश पी बिंदु के करीब है तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और माइनस क्यू आवेश पी बिंदु से दूर है तो इसका विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में है तो अधिक विद्युत क्षेत्र में से कम वाला विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, या E बराबर, परिमाण की बात कर रहे हैं हम तो मॉडुलस लगा देता हूं, मॉडुलस ऑफ E वेक्टर बराबर ज्यादा में से क्या हो जाएगा, कम वाला घट जाएगा। परिमाण निकाल रहे हैं हम, E वेक्टर मॉडुलस बराबर E1 वेक्टर मॉडुलस माइनस E2 वेक्टर मॉडुलस। तो ये क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन लिख देते हैं, क्योंकि BP बड़ा है किससे, AP से, तथा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दूरी से। इसलिए आप क्या लिखोगे, E1 बड़ा है किससे, E2 से। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर लिख लेनी है ब्रैकेट में। अब मॉडुलस ऑफ E1 कितना लिख रखा है आपने, 1/4 पाई। तो ये बात यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2। अब यहां पर देखिए बेटा, चित्र में आपको दिख रहा है कि E1 वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा प्रबल है और E2 वाला दुर्बल है। तो जिधर प्रबल क्षेत्र है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर की ओर आएगी, उसी दिशा में आएगी। तो यहां पर हम इसको डिनोट कर देते हैं E वेक्टर से। तो ये आपका यहां तक हो गया। समीकरण 1 व 2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे इसमें, तो यहां पर हम लिख लेते हैं E वेक्टर मॉडुलस बराबर E वेक्टर मॉडुलस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। फिर किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस E2 मॉडुलस की वैल्यू कितनी लिखी हुई है समीकरण नंबर 2 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। और दिशा आपको बताया मैंने किस में आएगी, जिधर E1 वेक्टर है उसी दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी। तो दिशा भी हम लिख लेते हैं, किस दिशा में है, AP दिशा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। मॉडुलस ऑफ E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म कॉमन आ रही है। क्या बचेगा, 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए,
ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम आपका आएगा r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर, r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो नीचे लिखोगे आप मॉडुलस ऑफ ई वेक्टर बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एलसीएम में आ गया होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। यहां पर ओपन कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rn, यहां पर लगाइए माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rn। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 2rl बन गया 4rn। तो मॉडुलस ऑफ ई वेक्टर बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ गया 4rl, और नीचे वाली जो टर्म आपको दिख रही है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं आर स्क्वायर। तो यहां से जब आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो उसके साथ पावर भी आएगी, तो यहां पर आ जाएगा r4, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर का होल। देखिए बेटा एक आर से एक आर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ई वेक्टर मॉडुलस बराबर, यहां पर एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है तो नीचे डिनोमिनेटर में हर में क्या बचेगा आपका आर क्यूब। अब यहां पर बचा 4l, तो 4l को मैं देखिए मॉडिफाई करके लिख रहा हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 को मैंने लिखा 2 गुणा 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2q इंटू 2 है। देखिए ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म देखिए जरा सेम है, यहां पर आपके पास बच गया आर क्यूब, 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल। इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब यहां पर q इंटू 12 आप जानते हो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो यहां पर q इंटू 12 की जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा, p रिप्लेस कर दूंगा। तो ई वेक्टर मॉडुलस बराबर 2 बार आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया आपका p अपॉन आर क्यूब इंटू 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल। ये आपके पास आ गया। अब मैं इनमें सब में ये दिशा लिख देता हूं कॉमा लगा करके, एपी दिशा में कॉमा एपी दिशा में, ये सभी में आप लिख लो कॉमा एपी दिशा में, एपी दिशा में, एपी दिशा में, एपी दिशा। तो ये सभी स्टेप में मैंने लिख लिया है। अब देखिए बेटा एल क्या है, द्विध्रुव के केंद्रों से किसी आवेश की दूरी है, और पी आर क्या है, बिंदु पी की केंद्र से दूरी है। आपने द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव की जब परिभाषा बताई तो ये बताया कि आवेश क्या होते हैं, बहुत अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो एल का जो मान है वो आर की तुलना में कैसा है, बहुत बहुत छोटा होता है। तो यहां पर एक कंडीशन डाल देते हैं हम, यदि एल बहुत बहुत छोटा है किससे, आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। अब जैसे ही मैं एल स्क्वायर और आर स्क्वायर को कितना मानूंगा, नगण्य मतलब 0 मानूंगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा, केवल और केवल 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर नीचे क्या बचेगा, घर में केवल और केवल आर क्यूब बचेगा। तो आपके पास जो स्टेप आएगा वो स्टेप क्या होगा,
अगला जो स्टेप होगा, वेक्टर ई मॉडुलस बराबर 1/4πε0 2p अपॉन, यहां पर केवल बचा कितना, आर की, और दिशा किसमें निकली है बेटा, एपी दिशा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। इसको आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं अक्ष। सदिश रूप में कैसे लिखोगे, ई वेक्टर अक्ष बराबर 1/4πε0 2p वेक्टर अपॉन आर क्यू। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो सदैव ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, और इसी दिशा में आपकी क्या निकल रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकल रही है। इसलिए आपने P की जगह क्या लिख दिया, P वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास सदिश रूप में अक्षय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई द्विध्रुव के कारण। तो ये आपका अक्षय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम अगले वीडियो में उसको डेराइव करेंगे। और एक बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को आपको कई बार अपनी रफ कॉपी में करना है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपने जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपने कमेंट्स इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू।